आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शंकराचार्य अति मुक्तेश्वरानंद का बयान, बोले असली कुंभ माघ में ही समाप्त, अब तक तो सरकारी चल रहा। महाराष्ट्र में महिला अपराध पर भड़के संजय राउत, कहा 1500 रुपए देकर क्या इज्जत खरीद ली। दिल्ली विधानसभा के बाहर रोके गए आप विधायक अमानतुल्लाह को मिली एंट्री। संबल मस्जिद की रंगाई पुताई को हाईकोर्ट ने माना जरूरी, एएसआई से मांगी रिपोर्ट। तेजस्वी यादव के बयान पर दिलीप जायसवाल का पलटवार, कहा उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है। नागरिकता हो फिर भी यूएस से निकाले जाएंगे गैर अमेरिकी, ट्रंप ला रहे हैं 227 साल पुराना खतरनाक कानून। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र की पुणे के स्वारगेट बस अड्डे पर खड़ी बस में 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। विपक्ष राज्य की देवेंद्र फडणवीस की सरकार से कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निर्देश दिया कि वहां कार्यरत सभी तेज सुरक्षा गार्ड को बदल दिया जाना चाहिए। एक्चुअली इसमें टीम्स 13 टीम्स अभी लगाया है। इसमें उसका गांव और आजू बाजू के सब गांव में इसका एक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारे सभी टीम्स। इसके साथ ही सब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी टीम भेजी गई है। और उसका जो टेक्निकल एविडेंस मिल रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग जिन लोगों के वो कांटेक्ट में था या उस टाइम जिसको कांटेक्ट किया था उनसे भी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं। उसके फैमिली से भी पूरा इंट्रोगेशन कर रहे हैं इसमें। उसके फैमिली से किसी को, उसके भाई को ऑलरेडी हमने इंक्वायरी के लिए लिया है। अभी बाकी जो मेंबर्स है उनकी वहीं पर की गई था थोड़ा बहुत इंट्रोगेशन, लेकिन डिटेल के लिए अभी उनको भी आज हिरासत में ले रहे हैं। और कुछ अवार्ड कैश प्राइज भी अनाउंस किया है। यस वो माननीय सीपी सर ने इसमें 1 लाख का कैश अवार्ड भी डिक्लेयर किया है, जो भी इसको पकड़ के देगा उसके लिए। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ अब समाप्त हो चुका है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के बाद इसका समापन हो गया। आज महाकुंभ का समापन कार्यक्रम है। इस बीच शंकराचार्य ने कुंभ को सरकारी कुंभ बताया है। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहाँ से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। 17 मार्च को आप लोग का कुछ आंदोलन है क्या? 17 मार्च को गौ माता के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि जितने देश में पार्टियां हैं, जितने सरकारें हैं, वो सब लोग मिलकर के बताएं कि आखिर क्या चाहती हैं। वो गाय की हत्या रोकना चाहती हैं कि गाय की हत्या को जैसे आजादी के बाद से अब तक जारी रखा है वैसे ही आगे भी जारी रखना चाहते हैं। तो हमने 17 मार्च को अंतिम निर्णय करने के लिए उनको समय दिया है। दिल्ली में बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि 17 मार्च की सायंकाल 5 बजे तक देश की सारी पार्टियां, सरकारें, विपक्ष घोषित कर दें कि वो गाय के बारे में क्या नीति रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अपनी नीति, जो वक्त अपनी नीति बनाना चाहते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पिछले 2.5 से 3 सालों में महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बहुत बढ़ गए हैं। महिलाओं के अपहरण, हत्या और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी की महिला नेता अब क्या कर रहे हैं? पुणे में जो घृणास्पद घटना घटी उसके बाद इन नेताओं ने केवल औपचारिक बयान दिए। अगर किसी और सरकार के कार्यकाल में होता, ये महिलाएं मंत्रालय के बाहर हंगामा करते हुए दिखती। ये जो दुष्कर्म है, मैं उसे जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था बस में, हाँ, मोबाइल चलते बस में, इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है और सरकार आज भी चुप बैठी है। अगर ये किसी और की सरकार होती, चाहे महाविकास आघाड़ी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये बीजेपी के लोग रास्ते पे आकर तमाशा करते, मंत्रालय में घुसकर तमाशा करते। लेकिन पुणे, जिसे हम महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, वहां जिस तरह से गैंगवॉर चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, महिला के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी सरकारी बसों में, मुख्यमंत्री क्या करते? वहां के जो गार्डियन मिनिस्टर अजित पवार जी है, वो क्या करते हैं? जिसने लाडली बहनों का ठेका लिया है राजनीति के लिए, वो क्या, मिस्टर शिंदे क्या करते हैं?
1500 रुपया आपने दे दिया उनके खाते में, उनका मतलब एक आप अपने उनकी इज्जत खरीद ली। क्या है, चुनाव के पुलिस आयुक्त जो बीजेपी के पेरोल पर है, हाँ वो क्या करते हैं, तो नौटंकी बंद करो। महिलाओं की सम्मान करने वाली सरकार तो यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में आप देखिए क्या हो रहा है, महिलाओं के ऊपर बलात्कार और खून करने वाले मंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकार में बैठे हैं, जिसके खिलाफ यही देवेंद्र फडणवीस और उनके महिला नेताओं ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर ऐसी अफवाहें थी कि वे भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। इन अफवाहों से सियासी गलियारे गूंज रहे थे। इस बीच ममता के भतीजे ने सामने आकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं टीएमसी का वफादार सिपाही हूं, मेरी नेता ममता बनर्जी है। अगर आप मेरा सिर काट लेंगे तो मेरा कटा सिर भी ममता बनर्जी का नाम लेगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं, वो अफवाह फैला रहे हैं। मैं टीएमसी के गद्दारों को बेनकाब करना जारी रखूंगा, जैसा मैंने पहले विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। मैं टीएमसी का वफादार सिपाही हूं, मेरी नेता ममता बनर्जी हैं। बनर्जी ने कहा है कि पिछले साल इसी समय बीजेपी माकपा कांग्रेस ने एक साजिश रची थी, लेकिन बंगाल की जनता ने इसे नाकाम कर दिया। हम दिल्ली के समर्थन में नहीं जी रहे हैं, हमने हाउसिंग फंड देने की पहल की है। हम 100 दिन का विरोध प्रदर्शन दिल्ली लेकर आए हैं। अभिषेक ने कहा कि बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई, आईटी है, लेकिन बीजेपी के पास टीएमसी जैसा समर्थक नहीं है। हमने वोटर लिस्ट देखी है, हम लोगों को वोटर लिस्ट के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम 197 से जीतेंगे। मेरा मानना है कि हम 215 सीटों से जीतेंगे। लोगों के पास जाओ, पार्टी सुप्रीमो के आदेश का इंतजार मत करो, सोचो और मानो कि पार्टी तुम्हारी है। ममता चौथी बार सीएम बनेंगी। अभी मैदान में उतरो, मैं मैदान में रहूंगा। हमें अपनी सीट बढ़ानी है, साजिश मत करो। व्हाट्सएप की राजनीति का कोई फायदा नहीं है। हम विपक्ष को एक चुटकी भी जमीन नहीं देंगे। हम 215 से ज्यादा सीटों से चुनाव जीतेंगे। सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पुणे की एक अदालत में दायर याचिका पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर की भूमिका के बारे में अप्रासंगिक तर्क देकर मानहानि के मामले को भटकाने और उसे लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भाजपा नेता शहनवाज की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, जिस तरह राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करते हैं, उसी के तर्ज पर कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। वीर सावरकर से किसी की तुलना नहीं हो सकती, जिसने डबल उम्र कैद की सजा भुगती हो, अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर कई साल जेल में रहे हों, उनसे वो तुलना कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असदुद्दीन ओवैसी को वीर सावरकर का अपमान भारी पड़ेगा। गुजरात के सूरत स्थित शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में बुधवार की शाम अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटों ने तेजी से मार्केट की पहली और दूसरी मंजिल को चपेट में ले लिया। आग के बढ़ते ही प्रशासन ने स्थिति को काबू करने के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया। सूरत शहर के सलाबतपुरा पुलिस विस्तार में एक शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में आग लगी है। ये आग को परसों रात को लगी थी, उसके ऊपर तब से कार्रवाई की जा रही है। कल सुबह थोड़ा ज्यादा इसमें आग फैली। उसका रीजन यही था कि जो पॉलिस्टर वगैरह कपड़े हैं पूरे मार्केट में भरे हुए थे, उन कपड़ों में आग लगने की वजह से एक दूसरे फ्लोर में जाती रही। और जो एसी के भी बहुत सारे फिटिंग्स हैं, उसके अंदर भी एसी गैस में ब्लास्ट होते रहे। जो है अभी फायर सूरत महानगर पालिका की टीम इसको बुझाने के लिए पूरी सतत जो प्रयास कर रही है। अगल बगल जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके भी फायर फाइटर को यहाँ पे लाया गया है और पुलिस की तरफ से भी पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया। अगल बगल सारी मार्केट बंद करा दी गई है। अभी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही है कि अगल बगल किसी दूसरे मार्केट में ये आग ना जाए और इस आग को बुझाया जाए यहीं पे। उस हिसाब से पूरी समग्र कार्रवाई की जा रही है और ड्रोन कैमरा भी पुलिस ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से जो भी टॉप जो व्यू है, हमारे अगल बगल का व्यू है, वो हम फुटेज जो पूरे कारपोरेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि पहली प्रायोरिटी यही है कि अगल बगल किसी और मार्केट में आग ना जाना पड़े, ना जा पाए और यहीं पे जो भी आग है उसको यहीं पे कंट्रोल किया जाए। इसकी दिशा में पूरी कार्रवाई की जा रही है और पूरी उम्मीद भी है कि बहुत जल्दी से ये आग को कंट्रोल किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसके निष्कासित विधायकों की आज दिल्ली विधानसभा में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आपके 21 निष्कासित विधायकों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर विधानसभा में नहीं घुसने दिया। सिर्फ अमानतुल्लाह को ही एंट्री मिली है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आपने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। विधानसभा के गेट के बाहर आप नेता आतिशी के अधिकारियों के साथ बहस भी हुई। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अक्सर दिल्ली विधानसभा में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी। लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना, आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? दिल्ली की नजफगढ़ की विधायक नीलम पहलवान ने दिल्ली विधानसभा से गुजारिश की है कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के समय में इसे नजफगढ़ किया गया था, जबकि दिल्ली देहात का ये इलाका नाहरगढ़ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन उन्होंने कहा कि कई याचिकाओं और कोशिश के जरिए इस मुद्दे को उठाया गया। बेबे मैं ये कहूंगी कि नजफगढ़ ने बड़ी लड़ाई लड़ी है अपने ऐतिहासिक काल में, और नाम बदलना चाहिए। जिन्होंने हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार किया, बड़ा काम किया, तो हम क्यों इस चीज को लेके चले? जब हम सियासत में आ गए हैं तो अपने नजफगढ़ की जनता की आवाज मेरी आवाज होगी, इसलिए मैंने मुद्दा उठाया। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ नाम बदलने पर ध्यान दे रहे हैं। वो तो बने ना तो 10 दिन भी ना हो, यहाँ पे पूरे 5 साल पड़े हैं। बागा देखिए होता है क्या। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हम सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के इरादे से आए हैं। अगर कोई सदन के अंदर सिर्फ हंगामा करना चाहता है तो मुझे लगता है कि संविधान ने स्पीकर को इस पर फैसला लेने के लिए पर्याप्त शक्ति दी है। मुझे उम्मीद है कि आतिशी सदन के नियमों का पालन करेंगे। चर्चा नहीं हुई है, वो लोग इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन अब सरकार भी बदल चुकी है और अब जो लोग हैं वो जनता के मुद्दे पे चर्चा करने की नीयत से इस सदन में आए हैं। तो अगर कोई चाहेगा कि इस सदन के अंदर केवल नौटंकी और तमाशा हो, तो मुझे लगता है संविधान ने इतनी शक्ति दी है अध्यक्ष जी को कि अध्यक्ष जी ये निर्णय कर पाए। आतिशी कह रही है जय भीम के नारे लगाए, इसीलिए उन्हें नहीं घुसने दिया जाता। आतिशी जी सदन के नियमों का पालन करें, यही मेरी उनसे आशा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सीएजी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी में भी चर्चा में लाया जाना चाहिए, जहां सैकड़ों करोड़ रुपए की अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो शराब नीति, शीश महल या अन्य मुद्दे पर हो। इसके साथ ही भाजपा शासित राज्यों की सीएजी रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए, जहां हजारों करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया है। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली में भी विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए, उत्तराखंड में भी होनी चाहिए, जहां पर गंभीर सैकड़ों करोड़ों रुपए की अनियमितता पाई गई है। सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली में हो, अच्छी बात है, भ्रष्टाचारी पकड़े जाए, कदाचारी पकड़े जाए, भ्रष्टाचार का क्या नाम जो है खात्मा हो, चाहे वो शराब नीति पर हो, चाहे अन्य चीजों पर हो, चाहे शीश महल पर हो। लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जहां जहां पर हरियाणा हो, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां की सीएजी रिपोर्ट या गुजरात की सीएजी रिपोर्ट भी तो सार्वजनिक होनी चाहिए, जहां पर फंड का हजारों करोड़ के दुरुपयोग की बातें सामने आ रही हैं। या तो आप किलो में तौलिए या आप लीटर में मापिए। पैमाना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विरोध के जो पक्ष हैं उनके लिए एक पैमाना और जो उसके समर्थक है उसके लिए दूसरा पैमाना, ये कतई अनुचित है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू की तरीके से हैं। ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार तब तक चिल्लाते हैं जब तक इनको सत्ता प्राप्त नहीं हो जाती है। सत्ता प्राप्त होते ही ये भ्रष्टाचार के बारे में लड़ना बंद कर देते हैं और सत्ता की बंदरबाट करने में चालू हो जाते हैं। दोनों ही भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं और दोनों ही जहां जहां इनको सत्ता मिलती है वहां वहां भ्रष्टाचार करते हैं। देखिए, महाकुंभ तो बाबा भोलेनाथ के और समस्त देवताओं के मार्गदर्शन में चलता है। जो लोग भी किसी इंसान के मार्गदर्शन में चलाने की बात सोचते हैं या करते हैं, वो कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ आस्था का राजनीतिकरण करने की बात करते हैं, धर्म का राजनीतिकरण करने की बात करते हैं, आध्यात्मिकता का राजनीतिकरण करने की बात करते हैं, जो कतई अनुचित है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने महाकुंभ 2025 के संपन्न होने पर कहा कि मैं आस्था के, विश्वास के और गर्व के इतने बड़े आयोजन को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के लोगों, पूरे देश से आए लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं, जिन्होंने इसमें भाग लिया। खासकर मैं प्रयागराज की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन को संपन्न करवाया। सरकार की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त थी। सरकार ने मार्केटिंग बहुत अच्छी की है। देखिए, मैं निश्चित तौर से इस आस्था के और एक विश्वास के, एक धर्म के इतने बड़े आयोजन जो आज यहां पर हुए, मैं निश्चित तौर से मैं संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को, जो वहां के लोग हैं, जिन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, पूरे देश से आए लोग हैं, मैं सबकी मंगल कामना करता हूं और विशेष रूप से प्रयागराज के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के वहां पर आए, सभी संगम में स्नान करने वाले लोगों को इस महाकुंभ में अपना योगदान दिया, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो व्यवस्था में लोग लगे थे, हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितने बड़े पर्व को उन्होंने संपन्न कराया, उसको हृदय की गहराई से धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद बाबा महादेव को, ईश्वर को, कि जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को एक अपने आशीर्वाद से पूरा कराया। थोड़ी बहुत कठिनाइयां, जो स्थितियां पैदा हुई, उसमें ईश्वर ने निश्चित तौर से अपने भक्तों की, अपनी गणों की मदद की, उनकी रक्षा की है। पर जो सरकार की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ध्वस्त थी। वो राम भगवान के भरोसे वहां पर सारी चीजें चली हैं, क्योंकि इनके जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था ने पूरी तरीके से सभी चीजों को ध्वस्त कर दिया। केवल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, हाँ, योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो इन्होंने ब्रांडिंग किया, जो मार्केटिंग की, वो बहुत अच्छी मार्केटिंग किया है मोदी जी ने। इसलिए मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद ब्रांडिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए जरूर देना चाहिए। यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत की मांग से जुड़े मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि मस्जिद की रंगाई पुताई जरूरी है। कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले ही इसका काम शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने मामले पर एएसआई से रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना रंगाई पुताई के काम को कैसे कराया जा सकता है, इसे लेकर हाईकोर्ट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से रिपोर्ट मांगी है। इस सिलसिले में एएसआई को 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर आज ही रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है और पूछा है कि वो बताएं कि रंगाई पुताई का काम कैसे कराया जा सकता है जिससे विवादित जगह को भी नुकसान न हो। इस कमेटी में एएसआई का कोई अधिकारी, एक विशेषज्ञ और एक प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहेगा। कमेटी जरूरत पड़ने पर आज ही मस्जिद परिसर का निरीक्षण करेगी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर ये बताएगी कि परिसर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना किसी तरह से रंगाई पुताई कराई जा सकती है या नहीं। इस मामले पर हाईकोर्ट में कल सुबह 10 बजे फिर से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट कल की सुनवाई में ही अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले पर आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने यह माना है कि रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई जरूरी है, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा ये कोर्ट कल तय करेगा। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एक बात तेजस्वी यादव को याद करनी चाहिए कि क्या उनके ज़माने में किसी को आरक्षण मिला, जब उन्होंने आरक्षण दिया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया तो वे विरोध कर रहे हैं। जिस नेता को चारा घोटाले में सजा मिली हो, उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है। उनको एक बात
जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था, एक बात उनको याद करना चाहिए कि क्या उनके जमाने में, उनके समय में किसी को आरक्षण मिला क्या? उन्होंने किसी को आरक्षण देने का काम किया क्या? तो जब वो आरक्षण देने का काम किए ही नहीं, और आज जब नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराया, आरक्षण के लिए चिंता किया, अब वो गाल बजा रहे हैं। इसलिए आदमखोर तो वो लोग हैं जो लोग, इस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नेता चारा खा गया हो, चारा खाने में सजा पाया हो, उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है? हाँ, आज खुलकर चर्चा होगी और वैसे भ्रष्टाचारी लोग जो कि चेहरे पे ईमानदारी का नकाब लगाए हुए थे, उन लोगों का जो है आज धीरे धीरे करके खुलासा होगा और भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर क्या एक्शन होगा? क्या उन्हें निलंबित किया जाएगा? स्पीकर वासुदेव देवनानी कह चुके हैं कि डोटासरा ने उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, इसलिए वे सदन के सदस्य बने रहने के लायक नहीं हैं। पिछले बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया गया था, तो स्पीकर ने कहा था कि भाकर ने उन्हें उंगली दिखाई है। अब वो तो सरकार पे निर्भर है। हमने तो अपनी तरफ से सारे प्रस्ताव दे दिए, केवल माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के खिलाफ जो अमर्यादित, अवांछित, अपमानजनक, व्यंग्यात्मक जो टिप्पणी की गई है वो प्रोसीडिंग से हटाएं, मंत्री खेद प्रकट करें। और डेस्क तक हम गए थे, 3 लोग गए थे, लेकिन 6 का निलंबन कर दिया, तो मैंने इसके लिए खेद प्रकट कर लिया, जूली साहब ने कर लिया और राजेंद्र जी पारिक ने कर लिया। अब उसके बाद में कोई शेष बात बचती नहीं है। उसके बाद में केवल मंत्री को खेद प्रकट करके उस टिप्पणी को एक्सपंज कराना था कार्रवाई से, वो काम हुआ नहीं, तो ये गतिरोध बना हुआ है। अब देखिए, जनता के मुद्दे राजस्थान की विधानसभा में उठने चाहिए, लेकिन इस सरकार की हठधर्मिता से, तानाशाही से अंदर हम नहीं जा रहे हैं या जा पा नहीं रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, तो हम मीडिया के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं कि भाई ये मुद्दे थे जो हम वहाँ चर्चा करना चाहते थे, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करना शुरू कर दिया है। जब से उन्होंने देश की सत्ता संभाली है, तब से वेनेजुएला, भारत, ब्राजील, मैक्सिको समेत कई देशों के हजारों लोगों को सैन्य जहाजों में भरकर डिपोर्ट किया जा चुका है। अब बताया जा रहा है कि ट्रंप 227 साल पुराना एक कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हर गैर अमेरिकी को बाहर होने का खतरा रहेगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कानून को लागू कर दिया तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 1798 बने इस कानून को अमेरिका में फिर से लागू करना चाहते हैं। ये कानून अमेरिका के राष्ट्रपति को युद्धकाल की शक्तियां देता है। इसके तहत राष्ट्रपति देश हित के नाम पर किसी भी गैर अमेरिकी मूल के नागरिक को देश से बाहर कर सकते हैं। वैसे तो ये कानून वॉर टाइम के लिए था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसे सामान्य परिस्थितियों में भी लागू करना चाहते हैं। अमेरिका का ये 227 साल पुराना कानून कहता है कि जब भी अमेरिका और अन्य किसी देश के बीच युद्ध होगा तो राष्ट्रपति के पास शक्तियां होंगी कि वो गैर अमेरिकी मूल के लोगों को लेकर फैसला ले सके। खासतौर पर 14 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को लेकर वो फैसला ले सकते हैं और उन्हें देश से बाहर भी किया जा सकता है। इस कानून के तहत निष्कासित किए जाने वाले लोगों को एलियन एनिमी घोषित किया जा सकता है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।